एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट किया था डिसलिपिडीमिया। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं नया टॉपिक वैसोडाइलेटर। ठीक है, वैसोडाइलेटर में मैं कोशिश करूंगा कि जो जो ड्रग आगे एंजाइना में, ठीक है, हाइपरटेंशन में यहाँ सब यूज़ होगी तो उसको मैं मतलब यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा, उसका मैकेनिज्म और वो। तो आगे जब मैं हाइपरटेंशन और एंजाइना पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे इसमें सिर्फ नाम लूँगा तो तुमको आइडिया लग जाएगा ड्रग से क्या हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डिटेल से शुरू करता हूँ। तो यहाँ पे तीन क्लासिफिकेशन, तीन हिस्सों में वैसोडाइलेटर डिवाइड होते हैं। ठीक है, एक एक करके पढ़ेंगे। एक होता है आर्टीरियल वैसोडाइलेटर, फिर एक होता है तुम्हारा वीनो डायलेटर, और एक होता है तुम्हारा मिक्स डायलेटर। ये चार्ट है जिसके बेसिस पर हम अप्रोच करेंगे पूरे इस टॉपिक को। तो आर्टीरियो डायलेटर में फिर फर्दर कई टाइप के ड्रग्स होते हैं, जैसे एक होता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, फिर एक होते हैं तुम्हारे इसमें जैसे होता है मिनॉक्सिडिल होता है, मिनॉक्सिडिल या मैं कहूँ पोटेशियम चैनल होते हैं, फिर होते हैं तुम्हारे डाइएज़ॉक्साइड होता है, फिर होता है फिनोल्डोपाम। ठीक है, ये सब इसमें हम पढ़ेंगे, फिनोल्डोपाम। तो ये सब ड्रग्स हैं जो हमको यहाँ पढ़ना है। ठीक है, और भी हो सकता है जैसे हाइड्रालाजीन होता है, फिर वीनो डायलेटर पढ़ेंगे, मिक्स डायलेटर। मिक्स डायलेटर में कौन कौन हो गए, जैसे एक होता है तुम्हारा ARB ब्लॉकर होता है, ठीक है, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, फिर होता है ACE इनहिबिटर। ठीक है, खैर इसको उसी टाइम चाहे तो मैं बता सकता हूँ, यहाँ भी देख लो सिर्फ। वीनो डायलेटर में यूज़ होंगे जैसे नाइट्रेट, नाइट्रेट में भी क्या क्या, जैसे ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, ठीक, फिर आइसोसॉर्बाइड मोनोनाइट्रेट, आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट। ठीक है, बस मैं एक अप्रोच बता रहा हूँ जिस अप्रोच पे हमको पढ़ना है। ठीक है ना, और नाइट्रेट्स हो गए, यहाँ पे ACE इनहिबिटर ये हो गया, फिर एक होता है रेनिन इनहिबिटर, ठीक, रेनिन इनहिबिटर हो गया। और क्या हो सकता है, एक होता है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। ठीक है, तो इस बेसिस पे और इस अप्रोच पे हमको पढ़ना है। तो हम पहले एक वीडियो में खत्म करेंगे आर्टीरियल वैसोडाइलेटर, जो कि है ये वाली है। तो पहला क्या है, आर्टीरियल वैसोडाइलेटर, मतलब कि जो इसमें जो ड्रग्स होंगे वो क्या करेंगे, किसको डायलेट करेंगे, आर्टरीज को। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई ऐसा नाम तो लिखा नहीं कि वही वेन्स को ना करे, वेन्स को भी करते हैं, लेकिन क्या होता है कि आर्टरीज को कंपैरेटिवली ज़्यादा करते हैं कंपेयर टू आर्टरीज का वैसोडाइलेशन ज़्यादा होता है। और इसमें सबसे पहली कैटेगरी है वो है तुम्हारे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल। पहले इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझो क्या है। मैकेनिज्म ऑफ जो तुम्हारे मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स हैं, ठीक है, या कार्डियक मसल है, उसमें ना एक टाइप का, जैसे उसकी मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन पे एक टाइप का कैल्शियम चैनल होता है जिसको कहते हैं L टाइप वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल। ठीक है, अभी जो कैल्शियम चैनल है इसको थोड़ा अगर डिटेल में देखें तो इसमें क्या होता है ना, कुछ सब यूनिट्स होते हैं। ठीक है, जैसे इसमें ये 5 सब यूनिट से बना होता है, जिसमें होता है जैसे एक होता है 5 सब यूनिट होते हैं, जैसे एक हो गया α1, यहाँ पे एक हो गया α2, ठीक है, फिर हो गया बीटा, फिर हो गया गामा, इस तरह करके 5 सब यूनिट होते हैं। ठीक है, लेकिन अपना मेन काम क्या है कि जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, ठीक है, वो कहाँ पे बाइंड करता आके, वो बाइंड करता है तुम्हारे कौन से सब यूनिट से,
अल्फा 1। जैसे इस पर बाइंड करेगा वो क्या करेगा, इस चैनल इस चैनल को क्लोज करवा देगा। जब चैनल क्लोज हो गया तो कैल्शियम अंदर नहीं जा पाएगा। अगर कैल्शियम अंदर नहीं जा पाएगा तो ये क्या क्रॉस ब्रिजिंग नहीं करवा पाएगा मसल में, और जब क्रॉस ब्रिजिंग नहीं हो पाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा, जब मसल है वो क्या हो जाएगी, रिलैक्स। और अगर वेसल्स में ये मसल रिलैक्स होगी वेसल में, तो उसकी वजह से क्या होगा, वैसो डायलेशन। अगर हार्ट में रिलैक्स होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन में कमी, कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज होगा और हार्ट रेट भी कम हो सकती है, ब्रेडी कार्डियो। ठीक, ये मैकेनिज्म है। तो मैकेनिज्म क्या हो गया, मैकेनिज्म हो गया ब्लॉकेज ऑफ एल टाइप कैल्शियम, मतलब वोल्टेज रेटेड कैल्शियम चैनल, वोल्टेज रेटेड कैल्शियम चैनल। ठीक है, और किस सब यूनिट पे, अल्फा 1 सब यूनिट। और उसकी वजह से क्या होगा, पूरी कहानी है। ठीक, अच्छा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बाद जो ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, हम इसको दो पार्ट्स में स्टडी करते हैं, दो पार्ट। एक को कहते हैं हम DHP, ठीक है, क्या कहते हैं, DHP, और एक को कहते हैं नॉन DHP। DHP मतलब स्ट्रक्चर के बेसिस पे, DHP मतलब डाई हाइड्रो पिरिडीन्स, और नॉन DHP मतलब नॉन डाई हाइड्रो पिरिडीन्स। ठीक है, तो जो ये है तुम्हारा क्या है, नॉन डाई हाइड्रो पिरिडीन है, ये क्या है, ये वाले जो ड्रग्स होते हैं ये कहाँ पे ज़्यादा एक्ट करना पसंद करते हैं, ये उन कैल्शियम चैनल पे ज़्यादा अच्छे से एक्ट करते हैं जो वेसल्स के स्मूथ मसल्स में होती है। कहाँ पे होती है, वेसल्स के स्मूथ मसल में। तो ये एक्ट करते हैं ऑन कैल्शियम चैनल्स मेनली इन स्मूथ मसल ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक, वहाँ पे ये एक्ट करते हैं। और जो नॉन DHP टाइप है, नॉन DHP जो होते हैं ये कहाँ पे एक्ट करते हैं, एक्ट ऑन कैल्शियम चैनल, मतलब वही एल टाइप वोल्टेज रेटेड कैल्शियम चैनल इन कार्डियक मसल्स, यानी हार्ट में ज़्यादा एक्ट करेंगे हार्ट में। ठीक, तो इस दो कैटेगरी में हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर को अप्रोच करेंगे। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं और उसके बाद हम यूज, साइड इफेक्ट, कॉन्ट्राइंडिकेशन का देखेंगे। ठीक, तो इतना हो गया। इसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इसके बाद हम देखेंगे नॉन DHP के एग्जाम्पल। तो पहले कहते हैं नॉन DHP, इसमें क्या एग्जाम्पल है, इसमें है तुम्हारा जैसे वेरापामिन, और क्या हो सकता है, और एक है तुम्हारा डिल्टियाज़ोन। वेरापामिन को बहुत डिटेल में हम एंटी एरिथमिक्स में पढ़ेंगे कि स्पेशली हार्ट में क्या क्या फंक्शन होगा। यहाँ पे बेसिक आइडिया तुमको क्या होना चाहिए, क्या करेगा हार्ट में, कैल्शियम चैनल जो है एल टाइप उसको ब्लॉक करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हार्ट में क्या हो जाएगा, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाएगी, अरिथमिया कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ब्रेडिकार्डिया होगा। ठीक, फिर DHP में कुछ एग्जाम्पल है, डाई हाइड्रोपिरिडीन, ये कहाँ पे एक्ट करेंगे, ब्लड वेसल्स में। क्या कराएंगे, ब्लड वेसल्स में वैसो डायलिटेशन। ठीक है, तो जब ये वैसो डायलिटेशन कराएंगे इसको हम कहाँ यूज कर सकते हैं, किस दिक्कत में, हाइपर। तो DHP के जो एग्जाम्पल हैं वो लिख लो, वो होते हैं जैसे एम्लोडिपिन, निफेडिपिन, फिर होता है जैसे निकार्डिपिन, ठीक है,
और क्या हो सकता है, क्लेविडिपिन, ठीक है। एक होता है फिर नीमोडिपिन, अब इसे रटना नहीं है बहुत, मतलब जो मेन ड्रग है वो तुमको आना चाहिए, ठीक है। तुम्हें दो चीज़ याद होनी चाहिए कि लॉन्ग एक्टिंग कौन सी है, शॉर्ट एक्टिंग कौन सी है, ये दो याद होनी चाहिए। तो लॉन्ग एक्टिंग कौन सी है, लॉन्ग एक्टिंग है, शॉर्ट एक्टिंग है, क्या ये है लॉन्ग एक्टिंग। अच्छा, अब सोचो अगर ये लॉन्ग एक्टिंग है तो कैल्शियम चैनल को लॉन्ग टाइम तक ब्रेक करेगी, है ना, ब्लॉक करके रखेगी। नॉर्मली क्या होता है, अगर कोई नॉर्मल सी DHP से पहले ही क्या मान लो कैल्शियम चैनल है, ये कैल्शियम चैनल है, इस चैनल को इसने ब्लॉक किया, ठीक है, ब्लॉक कर दिया। तो जब ये ब्लॉक किया हुआ है तो ब्लॉक करने की वजह से क्या होगा कि ये कैल्शियम क्या है, इसकी मतलब ब्लॉक किया कैल्शियम चैनल को, उसकी वजह से क्या है, ब्रेडिकार्डिया हुआ है, ठीक है। तो बॉडी क्या है या हार्ट क्या है, हार्ट नॉन लिविंग क्रिएचर तो है नहीं, तो वो क्या कहेगा कि चलो हम क्या करते हैं कि सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करते हैं, और वो रिफ्लेक्स सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स क्या करेगा, हार्ट रेट को वापस बढ़ा देगा, ठीक है। लेकिन अब इसमें क्या होगा, ये क्या करेगी, इसको बहुत समय तक ब्लॉक रखेगी, ठीक है। तो अगर इसको काफ़ी लंबे समय तक ब्लॉक रखेगी तो इसका मतलब ये जो टैकीकार्डी वाली प्रॉब्लम है वो मिनिमाइज हो जाएगी। मान लो ये वाली ये 2 मिनट तक ब्लॉक रखे तो 2 मिनट बाद क्या हुआ, टैकीकार्डी बहुत तेज़ी से होगा। लेकिन मान लो 20 मिनट तक ब्लॉक कर रही है, यानी 20 मिनट तक बॉडी में टैकीकार्डिया नहीं होगा, और 20 मिनट के बाद भी इवन कुछ केस में बॉडी अडेप्ट कर जाती है इस चीज़ के लिए, क्योंकि एक बहुत लंबे ड्यूरेशन तक कैल्शियम चैनल्स ब्लॉक है ना, बॉडी में पावर होती है अडेप्टेशन की, तो इस ड्रग के लिए अडेप्ट हो सकती है। लॉन्ग एक्टिंग है जिसकी वजह से इसमें मिनिमम क्या होता है, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया, अच्छा इसमें क्या मिनिमम है तुम्हारा रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया। फिर इसके बाद दूसरा क्या है, वो है तुम्हारा क्लेविडिपिन, और क्लेविडिपिन क्या है, शॉर्टेस्ट एक्टिंग, ठीक है ना। अगर क्लेविडिपिन शॉर्टेस्ट एक्टिंग है, और क्यों है उसको समझो कि क्लेविडिपिन क्या है, क्लेविडिपिन है शॉर्ट एक्टिंग, क्यों है, क्योंकि क्या होता है हमारे जो ब्लड है, ब्लड में एक एंजाइम होता है ईस्टरेज, और वो ईस्टरेज क्या करता है, क्लेविडिपिन के ईस्टर बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, ठीक है ना। तो जैसे ही तुमने ड्रग खाया, ड्रग गया इंटेस्टीन में, इंटेस्टीन से ब्लड वेसल में जाते ही उसका क्या होना शुरू हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन। तो इसलिए इसका एक्शन बहुत लंबे समय तक नहीं हो पाता है, रीज़न है स्ट्रेस, ठीक है, जिसकी वजह से मतलब ये ज़्यादा अच्छे एक्ट नहीं कर पाता, ठीक है, ये हो गया। और हाँ एक और बात कि जो ये है एम्लोडिपिन है, इसकी बायो अवेलेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, मैक्सिमम बायो अवेलेबिलिटी, और निकार्डिपिन है, एक अच्छा पोटेंट होता है, बहुत पोटेंट होती है दवा, तो मतलब इसका इफेक्ट बहुत अच्छा होता है, ठीक। तो ये कुछ बेसिक नाम हो गए ड्रग्स के, उनमें क्या क्या उसकी प्रॉपर्टी है वो हो गई। इसके बाद हम इंडिविजुअल थोड़ा यूज़ पढ़ लेते हैं, यूज़, साइड इफेक्ट, कॉन्ट्राइंडिकेशन। CCP सबसे बड़ा है तो इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है ना। तो अच्छा देखो, इसमें जो हम यूज़ पढ़ने जा रहे हैं ज़्यादातर यूज़ है हमारे इसके, कौन से DHPs के, है ना, ज़्यादातर यूज़ DHPs के हैं। तो DHPs हमने पढ़ रहे थे क्या करा थी, वैसोडाइलेशन है, तो कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, हाइपरटेंशन भी कई टाइप के हो सकते हैं। मान लो किसी का हाइपरटेंशन अबाउ 140 mm ऑफ HG सिस्टोलिक 160 के अंदर है, तो इसे क्या है, माइल्ड हाइपरटेंशन, मतलब आप दवा देंगे, दवा से कंट्रोल हो जाएगा। तो कौन सा कहाँ यूज़ कर सकते हैं, माइल्ड हाइपरटेंशन। अब किसी के थोड़ा और बढ़ा हुआ BP अराउंड 160 180 जा रहा है, तो वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। कौन सा हाइपरटेंशन, मॉडरेट हाइपरटेंशन, यूज़ कर सकते हैं। और कहाँ यूज़ कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं हाइपरटेंसिव
इमरजेंसी और हाइपरटेंसिव अर्जेंसी। अच्छा, इन दोनों में फर्क पता है? हाइपरटेंसिव इमरजेंसी अर्जेंसी बताया था शायद मैंने। क्या होता है इमरजेंसी इमरजेंसी अर्जेंसी कब बोलेंगे? नहीं होता। इमरजेंसी में क्या होगा कि देखो, और अर्जेंसी में, इमरजेंसी में क्या है कि बीपी जो होगा ना तुम्हारा, बीपी अराउंड होता है ग्रेटर देन 220/125 mmHg प्लस इसके साथ होगा कोई ऑर्गन डैमेज। लेकिन हाइपरटेंसिव अर्जेंसी में क्या होगा, बीपी होगा 220/125 mmHg से ज़्यादा, मतलब समझ लो कितना हाई बीपी है, 220। ऊपर वाला नॉर्मल कितना होता है 120, है ना, इतना। और इसके साथ ऑर्गन डैमेज नहीं होगा, नो ऑर्गन डैमेज। तो अगर ऑर्गन डैमेज नहीं है तो हाइपरटेंसिव अर्जेंसी, और अगर है तो हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। हाँ, तो इसमें ड्रग क्या यूज़ करेंगे वो देखो। तो इसमें जो ड्रग ऑफ चॉइस है, क्या है ड्रग ऑफ चॉइस, वो है, अब देखो इमरजेंसी में कौन से टाइप के ड्रग यूज़ करते हैं? ओरल आईवी, ओरल आईवी क्या यूज़ करते हैं? आईवी, कौन सा आईवी? इंट्रावेनस, इंट्रावेनस निकार्डिपिन, इंट्रावेनस निकार्डिपिन, ठीक। और इसमें अर्जेंसी में क्या यूज़ करता है? अर्जेंसी में यूज़ कर सकते हैं ओरल निफेडिपिन, ठीक। इतना हो गया। और कहाँ यूज़ कर सकते हैं इसको? तो और ही हम यूज़ कर सकते हैं इन केस ऑफ एंजाइना। एंजाइना में क्यों? एंजाइना में स्टेबल भी हो सकता है, स्टेबल बताऊँगा, ठीक है क्या होता है स्टेबल वेरिएंट। एंजाइना में क्यों यूज़ करते हैं? एंजाइना तो पता होगा बेसिक क्या होता है ना। तो एंजाइना में क्या है कि ब्लड सप्लाई घट गई है हार्ट को, ये हार्ट है, हार्ट को क्या घट गई है? ब्लड सप्लाई। अब अगर हार्ट को ब्लड सप्लाई घट गई है तो मतलब हार्ट को ऑक्सीजन घट गई है। अगर हार्ट को ऑक्सीजन घट गई, लेकिन हार्ट तो अपनी पूरी ताकत से पंप कर रहा है, तब बताओ तो वो पंप पूरी ताकत से कर रहा है तो उसको ऑक्सीजन तो अच्छी खासी चाहिए, मिल नहीं रही है। तो हम क्या करेंगे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे के इसके कॉन्ट्रैक्शन को कम कर देंगे। हमने पढ़ा भी था कि वेरापामिल और वो डिम्पेजन क्या कराता है, इसके कॉन्ट्रैक्शन को कम करा देगा। तो यानी हमने क्या किया, वर्कलोड को कम कर दिया, यानी ऑक्सीजन डिमांड को कम कर दिया। डिमांड किस पे डिपेंड करती है? डिमांड डिपेंड करती है जितना आप काम कर रहे हैं ना। अगर तुम ज़्यादा मेहनत करोगे, मजदूरी करोगे तो तुम्हारी भूख ज़्यादा लगेगी, सीधा सा हिसाब है। तो हार्ट जितना काम करेगा उसको उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने कॉन्ट्रैक्शन ही कम करा दिया तो ऑक्सीजन की नीड कम हो गई। तो एक हिसाब से इसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक, ये समझ में आया इतना? ठीक, अच्छा। एंजाइना हो गया, और कहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं? तो और 2-3 जगह इसके यूज़ हैं। हाँ, एक ही है वैसे, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ एक प्रॉब्लम होती है, इसको कहते हैं रेनॉल्ड्स डिजीज। रेनॉल्ड डिजीज में भी क्या है? ड्रग ऑफ चॉइस। क्या होता है रेनॉल्ड डिजीज? पता है किसी को? नहीं, रेनॉल्ड फिनोमेना सुना होगा, सुना है ना। रेनॉल्ड फिनोमेना में क्या होता है, जो पेरिफेरल ब्लड वेसल्स होती हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट करने लगती है, ठीक है। क्या होता है कि उसमें ना जो उनके रिसेप्टर होते हैं, जैसे ये वेसल है, वेसल पे के रिसेप्टर जो है बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो क्या है, जैसे उस पर बाइंड करेगा ना लाइगेंड, वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाते हैं। तो ऐसे लोगों में क्या होता है, ये भी कई टाइप की होती है, प्राइमरी सेकेंडरी। तो इसमें क्या होता है, वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, तो उसकी वजह से ठंड में खासकर उंगली एकदम ऐसे ठंडी पड़ जाती है, गर्म नहीं होती है, ठीक है। ये बेसिक होता है प्राइमरी ऐसे लोगों की। लेकिन कभी कभी होता है इतना सीवियर हो जाता है कि पूरा ब्लड वेसल ऐसे कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती है, जैसे ब्लड वेसल है पूरी ऐसे कॉन्स्ट्रिक्ट कर गई, मतलब ब्लड ही नहीं जा पाता। तो वो एरिया में नेक्रोसिस, गैंग्रीन सब बनने लगता है, उसे कहते हैं सेकेंडरी रेनल। मतलब कुल मिला के वैसा कॉन्स्ट्रिक्शन है पेरिफेरल आर्टरीज, ठीक है। उंगलियाँ ठंडी पड़ जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा दर्द भी होने लगता है कभी कभी,
ठीक है। तो रेनॉल्ड डिजीज हो गया, ठीक है, यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और कहाँ यूज़ कर सकते हैं, और एक चीज़ होती है सेरेब्रल वैसोस्पाज्म, यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ यूज़ होगा इसके, ठीक है। इसके बाद साइड इफेक्ट देख लेते हैं। क्या देखें साइड इफेक्ट, अब खुद बताओ क्या है ये, क्या कर रहा है वेसल को डायलेट, तो बीपी क्या हो जाएगा कम। और अगर बीपी कम हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या है कि ज़्यादा ब्लड ब्रेन में नहीं जा पाएगा, और उसकी वजह से क्या होगा सर दर्द है। और ये क्या बताया ना हाइपो। अच्छा एक और चीज़ बताई थी, क्या करा रहा था ये, हाँ एक और चीज़ करा था, जो तुम्हारा एंकल होता है, जैसे पैर है, पैर में यहाँ पे ना एंकल होता है। एंकल में क्या होता है कि यहाँ पे क्या जो कैपिलरी होती है, जो कैपिलरी, ये मान लो यहाँ पे कैपिलरी है, और यहाँ से वेसल जा रही है, और यहाँ से वेन आ रही है, आर्टरी कैपिलरी वेन। तो यहाँ पे ये क्या करता है, ये सीसीबी क्या कराता है ना, इस आर्टरी का डायलिटेशन करा देता है। अब आर्टरी का डायलिटेशन हो गया, यानी ब्लड ज़्यादा सारा कहाँ आएगा कैपिलरी में, और कैपिलरी होती है लीकी, है ना, तो उसकी वहाँ से क्या सारा फ्लूइड कहाँ पे इकट्ठा होने लगेगा आसपास, जिसकी वजह से जो हमारी एडी वो क्या हो जाएगी, जो स्वेल कर जाएगी, घटिया एडिमा स्वेल कर जाएगी, ठीक है। इसी को कहेंगे एंकल एडिमा। साइड इफेक्ट क्या हो गया, एंकल एडिमा, क्यों, ड्यू टू प्री कैपिलरी डायलिटेशन। और इसको सही करना तो क्या करेंगे, इस वेसल को भी क्या करा देंगे, आगे की वेन को डायलेट करा दो, तो जितना यहाँ पे सारा आगे चला जाएगा। तो ट्रीटमेंट के लिए क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं ARB, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, ये पढ़ेंगे आप क्या होता है। तो ये क्या करा देते हैं, पोस्ट कैपिलरी डायलिटेशन। अच्छा एंकल एडिमा हो गया, और कहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। और हाँ एक और बात कि कुछ केसेस में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है विद बीटा ब्लॉकर। क्यों, देखो बीटा ब्लॉकर भी क्या कराएगा, ब्रेडिकार्डिया, ये भी क्या कराएगा ब्रेडिकार्डिया। तो ओवरऑल ब्रेडिकार्डिया क्या होगा, डेंजरस हो सकता है, लाइक इसलिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड करते हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है, और ये भी हो सकता है कुछ केस में हमको देखने को मिल जाए रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया, मतलब कि इस ड्रग ने क्या किया, बता रहा था मैं कि इस ड्रग ने मान लो हार्ट को इनिबिट किया तो ब्रेडिकार्डिया आ गया, लेकिन बॉडी तो बॉडी है, वो क्या करेगी, सेंस करेगी कि हाँ हार्ट रेट कम है, बीपी कम है, तो रिफ्लेक्स स्टिमुलेशन भेजेगी ब्रेन से, रिफ्लेक्स सेंटर से, और उस रिफ्लेक्स सिंपैथेटिक एक्टिवेशन की वजह से हार्ट वापस और तेज़ी से बीट करेगा। उसको कहते हैं रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया। रिफ्लेक्स मतलब रिफ्लेक्स कि मतलब जब मारो उसके रिस्पॉन्स में, मान लो मैं किसी को थप्पड़ मारूं तो रिफ्लेक्स में मेरे थप्पड़ मारेगा, तो उसको कह दिया जाता है रिफ्लेक्स। और टैकीकार्डिया यानी हार्ट बीट का बढ़ना। तो एक ये साइड इफेक्ट हो गया। साइड इफेक्ट ये टैकीकार्डिया, एंकल एडिमा, ट्रीटमेंट ARB ब्लॉकर, हेडेक, हाइपोटेंशन, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड विद बीटा ब्लॉकर, क्या ब्रेडिकार्डिया। तो ये हो गया पूरा तुम्हारा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। इसके बाद 2-3 छोटे छोटे ड्रगिंग्स में ज़्यादा नहीं करना है, फटाफट मेन बात उसमें बता दूँगा। सेकंड है हाइड्रालाजीन। जो हाइड्रालाजीन है इसका पहले मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझो। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका क्या है, इसका बड़ा मल्टीपल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, कई तरीके से काम करता है। तो उनमें से एक है ये इनिबिट करता है IP3 को। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है IP3 को इनिबिट करेगा तो क्या होना चाहिए, क्या होगा, हाँ कैल्शियम कम हो जाएगा ना, IP3 DAG। तो कैल्शियम अगर कम हो गया तो उसकी वजह से मसल
रिलैक्स, और मसल रिलैक्स हो गई तो वैसोडाइलेटेशन एंड ब्रेडिकार्डिया। पहली चीज़ IV3 डिक्रीज, कैल्शियम डिक्रीज, और कैल्शियम डिक्रीज तो वैसोडाइलेटेशन। एक तरीका ये हो गया। सेकंड तरीका है, इसको इलिमिनेट करेगा ये, हाँ सॉरी, ये क्या करा था, ये है पोटेशियम चैनल ओपनर। अगर पोटेशियम चैनल को ओपन करेगा तो पोटेशियम बाहर, अंदर से बाहर, अंदर क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज यानी हाइपर पोलराइजेशन, और अगर हाइपर पोलराइजेशन हो तो मसल रिलैक्स हो गई। तीसरा तरीका क्या है, इंक्रीज कर सकता है NO रिलीज को, नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज। अच्छा, नाइट्रिक ऑक्साइड का शायद तुमको नहीं पता होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड क्या कराता है, हाँ डायलेशन कराता है। कैसे कराता है, स्टिमुलेट कराता है ग्वानाइलाइल साइक्लेज, ठीक है, नाम ही है क्या, ग्वानाइलाइल साइक्लेज, यानी किसी ग्वानिन प्रोडक्ट में साइकिल ऐड करेगा। फिर क्या करता है, GTP को किस में कन्वर्ट कर देगा, साइक्लिक GMP। और साइक्लिक GMP क्या करेगा, ये कराता है तुम्हारा वैसोडाइलेशन। साइक्लिक GMP एक्चुअली क्या करवाता है ना, आगे चल के मतलब पोटेशियम चैनल्स को ओपन करवा सकता है, ठीक है ना, कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करवा सकता है। इसकी वजह से क्या हो जाता है, वैसोडाइलेशन। तो ये तरीका होता है हेमोलिसिस, ठीक। अच्छा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया, वहीं पे इसका यूज समझ लें। वैसोडाइलेशन करवा रहे हैं, कहाँ देंगे इसको, हाइपर टेंशन, बिल्कुल सही, हाइपर टेंशन इमरजेंसी, ठीक है। इमरजेंसी अब तो बता दो क्या है ना, इमरजेंसी BP और कोलन डैमेज। और तो इसका साइड इफेक्ट क्या हो गया, डायलेटेशन, BP का कम होना, है ना, वैसल्स डायलेट हैं, तो वैसल अगर डायलेट हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, BP कम हो जाएगा, हाइपो टेंशन। और क्या होगा, हाइपोटेंशन है तो ब्लड ढंग से ब्रेन में जाएगा नहीं है, ब्रेन में जो ब्लड है वहीं का वहीं इकट्ठा रहेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, हेडेक, हेडेक हो गया, हाइपोटेंशन हो गया। और क्या हो सकता है, और इसके कुछ साइड इफेक्ट हैं, जैसे एक होता है SLE राइट रिएक्शन, ठीक है, ये बस याद कर लो, इसे समझना, लाइक रिएक्शन। SLE मतलब होता है सिस्टमिक लूपस एरिथ्रोमेटोसिस, मत समझो, बस ये याद रख लेना, SLE लाइक रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि SLE अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, कई। तो एक और है न्यूट्रोफिलिक डर्मेटोसिस, डर्मेटोसिस, डर्मा यानी स्किन से रिलेटेड, न्यूट्रोफिलिक यानी कि यहाँ पे कुछ इन्फ्लेमेशन है जिसमें न्यूट्रोफिल्स पार्ट वो कर रहे हैं, पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो मान लो स्किन, स्किन पे क्या होता है कि न्यूट्रोफिल्स की वजह से जगह जगह पे ऐसे इन्फ्लेमेशन होता है, तो ऐसा लगता है जैसे कोई यहाँ पे मिठाइयाँ रखी हैं, है ना, अलग अलग मिठाई, तो इसी को इस पर, और ऊपर से ही ना हल्का हल्का से ब्लैक होता है, जैसे ब्लैक इसलिए होता है कि यहाँ पे क्या होता है ना, इसमें स्कार फॉर्मेशन हो रहा था। रेड इसलिए होता है कि यहाँ पे ब्लड वेसल्स बन रही होती है, तो खैर, तो ऐसा लग रहा है मिठाई रखी, इसीलिए इसको कहते हैं स्वीट लाइक सिंड्रोम, स्वीट लाइक सिंड्रोम। तो इतना हो गया हाइड्रेला जीन, ठीक। हाइड्रेलाजीन के बाद अगला है मिनॉक्सिडिल। मिनॉक्सिडिल जो है ये क्या होता है, मिनॉक्सिडिल जो है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है पोटेशियम चैनल ओपनर,
क्या होगा अगर पोटेशियम चैनल ओपन होगा तो पोटेशियम सेल से बाहर, सेल हो गई हाइपर पोलराइज। और अगर हाइपर पोलराइज हो गई तो सेल मसल क्या हो गई, रिलैक्स। ठीक, ये हो गया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो इसको यूज कहाँ पे करेंगे, यूज करेंगे हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, हाइपरटेंशन। हाँ, लेकिन जैसे क्या हुआ ना, जब ये ड्रग शुरू बना तो हाइपरटेंशन के लिए यूज कर रहे थे, लेकिन ये देखा गया कि कुछ लोगों की हेयर ग्रोथ इससे बढ़ने लगी। ठीक है, तो इसलिए इसको इसमें यूज कर सकते हैं। इसका नाम है एलोपेशिया। कौन सा एलोपेशिया, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। एलोपेशिया मतलब बाल्डनेस, हाँ पार्शियल बाल्डनेस होता है, एलोपेशिया। ठीक है, लेकिन इसका जो वैसे हाँ एंड्रोजेनिक एलोपेशिया जो ड्रग ऑफ चॉइस होता है वो होता है फेनेस्टेरॉइड। ये क्या करता है ना, फेनेस्टेरॉइड वैसे ड्रग ऑफ चॉइस है, लेकिन इसमें क्या होता है ना, अगर ये आप दोगे तो ये इनहिबिट कर देता है टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन को। टेस्टोस्टेरोन, अगर टेस्टोस्टेरोन कम बनने लगा उसकी वजह से क्या होगा, लिबिडो घट जाता है। ठीक है, इसका साइड इफेक्ट है। ठीक है, इतना हो गया। तो अब इसके बाद इसका क्या होगा, साइड इफेक्ट देख लो क्या क्या होगा। साइड इफेक्ट क्या होगा, वैसोडाइलेशन यानी बीपी कम, यानी हाइपोटेंशन, उसकी वजह से ब्रेन में नहीं पहुंचेगा ढंग से ब्लड, या वहीं पे रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हेड एक। और क्या हो सकता है, और हार्सुटिज्म और हाँ देखो, जैसे ये क्या कर रहा था, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया में हेयर की ग्रोथ को बढ़ा रहा था। ठीक है, अगर ज़्यादा दे देंगे तो मतलब हर जगह हेयर आने लग जाएंगे, जिसको क्या कहते हैं, खासकर फीमेल्स में HERSU। ठीक है, अच्छा, तो ये कुछ साइड इफेक्ट हो गए मिनॉक्सिडिन। ठीक, नेक्स्ट ड्रग है हमारा डायऑक्साइड और फिनोल्फॉर्म। ये दो ड्रग हैं, एक साथ कर लेंगे छोटे छोटे। ठीक, डायऑक्साइड भी क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, पोटेशियम चैनल ओपनर, मतलब हाइपरपोलराइजेशन कॉसिंग मसल रिलैक्सेशन। यूज कहाँ करेंगे, इसलिए हाइपरटेंशन। ठीक है, खासकर कैसे दे सकते हैं इसको, आईवी के फॉर्म में। तो आईवी कहाँ पे देते हैं, किस टाइप का हाइपरटेंशन, इमरजेंसी। ठीक, ये दे दिया। ठीक है, और क्या करेंगे, हाँ एक और चीज़ है इसकी, ये जो डाइऑक्साइड होता है ना, जो तुम्हारे पैंक्रियाज में बीटा सेल होते हैं, वो बीटा सेल, जैसे बीटा सेल है, बीटा सेल में क्या है ना, ये पोटेशियम चैनल को ओपन करवा देते हैं। तो पोटेशियम चैनल ओपन होता है, जितना पोटेशियम होता है रश करके बाहर आ जाता है। अंदर पोटेशियम अगर घट जाता है, जिसकी वजह से इंसुलिन रिलीज घट जाता है, क्योंकि जो पोटेशियम है वो क्या कराता है, इंसुलिन रिलीज को प्रमोट करवाता है। तो यहाँ पे पहले ही अगर पोटेशियम घट गया तो उसकी वजह से इंसुलिन रिलीज भी घट गया, और अगर इंसुलिन निकलना घट गया तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हाइपरग्लाइसीमिया। पहले लिख दो, डिक्रीज इंसुलिन रिलीज। ठीक है, क्यों ओपन बीटा सेल्स, बीटा आइलेट्स है ना, पोटेशियम चैनल। डायऑक्साइड हो गया। डायऑक्साइड के बाद अगला फिनोल्डोपाम। फिनोल्डोपाम जो है ये दो रिसेप्टर पे ऐड करता है। एक तो तुम्हारे ऐड करता है D1 डोपामिन रिसेप्टर पे, एक करता है तुम्हारे
अल्फा रिसेप्टर। अब इन दो रिसेप्टर पे एक्ट करता है अल्फा रिसेप्टर, D1 रिसेप्टर। अच्छा, अगर तुमने ध्यान से पढ़ा हो ANS, तो ANS में हमने जब डोपामिन पढ़ा था तो उसमें हमने D1 रिसेप्टर D2 रिसेप्टर की बात की थी। तो D1 रिसेप्टर पे एक्ट कराते हैं तो ये क्या कराता है वैसे वैसोडाइलेशन। अच्छा, तुमको याद है डोपामिन अगर D1 पे एक्ट करे वैसोडाइलेशन कराए कहाँ पे देता है? वैसे डोपामिन कहाँ यूज होता है? हाँ, हाइपर उसमें बताओ, ब्लड रिलेटेड में कहाँ पे यूज होता है? एक मैंने उसमें भी बताया था कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ऑलिगोयूरिया प्लस कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, इसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या थी? डोपामिन। वरना क्या देते थे? आइनोट्रोप ऑफ चॉइस क्या थी? लोबेटामिन। क्या ठीक, फिनोल्डोपाम है, स्टिमुलेट किया वैसोडाइलेशन अल्फा 1 रिसेप्टर पे, ठीक है, अल्फा पे एक्ट और बस फिनोल्डोपाम यूज़ करेंगे कहाँ? वैसोडाइलेशन होगा, ठीक है। अगर वैसोडाइलेशन हो रहा है तो यूज़ कहाँ करेंगे? हाइपर टेंशन। कौन सा हाइपर टेंशन? इमरजेंसी हाइपर टेंसिव, ठीक है। बस यहाँ पे तुम्हारा कंप्लीट होता है। हाँ, एक चीज़ और ही अल्फा 2 है ना, अल्फा 2 तुमको पता कहाँ होता है? हाँ, प्री सिनेप्टिक। तो किस टाइप का होता है, कौन सा टाइप होता है? GPCR में GI है ना, साइक्लिक एम्प्टी डिक्रीज होगा, इनएक्टिवेट करेगा। तो यहाँ पे तुम्हारे सारे आर्टीरियल वैसोडाइलेटर खत्म हो गए, ठीक है। क्या क्या थे? फिनोल्डोपाम, डायज़ॉक्साइड, मिनॉक्सिडिल, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और हाइड्रोलाजीन, ठीक है। ये 4-5 हैं हमारे। यहाँ पे आर्टीरियल वैसोडाइलेशन खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे वेनोडाइलेशन और नेक्सोडाइलेशन। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।